एग्जिट पोल करने वालों की पोल खुल गई। तेजस्वी यादव के सीएम बनने के दावों की हवा निकल गई। राहुल गांधी के झूठे प्रचार तंत्र को करारा झटका लगा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर लुढ़क गई और पहली बार बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की छवि की वजह से। बिहार में एनडीए की सरकार को पीएम मोदी ने न सिर्फ बचाया बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ जन असंतोष को भी बहुत हद तक कम किया। पीएम मोदी की रैलियों से ही साफ हो गया था कि बिहार में उनकी छवि सबसे बड़ी है और पूरा चुनाव पीएम मोदी के काम और नाम के आधार पर ही लड़ा गया। राहुल गांधी अपनी रैलियों में पीएम मोदी के खिलाफ बकैती करते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा कांग्रेस को मिला नहीं। आरजेडी पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें तो झटक ली, लेकिन अब नतीजे आए तो कांग्रेस 2015 में मिली सीटों से भी कम सीटें हासिल कर पाई। नीतीश सरकार के खिलाफ बने माहौल से जीत की राह पर लाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन बीजेपी की रणनीतियों और पीएम मोदी की रैलियों ने एक तरह से नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। और ये सब साफ हो गया कि बिहार की जनता न तो लालू राबड़ी के जंगल राज को भूली है और न ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार को। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने चुनाव प्रचार के दौरान हुड़दंग तो खूब मचाया, लेकिन जनता ने इन दोनों को एक बार फिर नकार दिया। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस चुनावी हार का रिकॉर्ड बना चुकी है। अब वो इसे रिकॉर्ड को और बड़ा करने की तैयारी में है। यूपी में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, मध्य प्रदेश में कमलनाथ का सपना टूटा, एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी ने कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया। यही हाल गुजरात के उपचुनावों में कांग्रेस का हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल के बेटे और वकील अखिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ झूठा आरोप लगाया है। दिलचस्प बात यह है कि टीआरपी घोटाला मामले में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष अखिल सिब्बल अदालत में पेश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल के बेटे अखिल सिब्बल ने बॉलीवुड के एक प्रोडक्शन हाउस का पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि रिपब्लिक टीवी की दर्शक दीर्घा और टीआरपी काफी ज्यादा है। अखिल सिब्बल ने स्वीकार किया कि 2 समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ अंग्रेजी समाचार समूहों की 70% व्यूअरशिप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये दावा ऐसे समय में किया गया है जब अखिल सिब्बल के पिता की पार्टी से बनी महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी से छेड़छाड़ और ज्यादा व्यूअरशिप दिखाने के लिए गलत आंकड़े साझा करने का आरोप लगाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में बॉलीवुड के एक प्रख्यात प्रोडक्शन हाउस द्वारा दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें उन्होंने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इस मामले पर एक न्यायाधीश की पीठ सुनवाई कर रही है। अखिल सिब्बल ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि समाचार चैनल्स को खुद से संयमित रखना सीखना होगा और बॉलीवुड पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचना होगा। करण जौहर, यश चोपड़ा, बॉलीवुड के कई मशहूर संस्थाओं और प्रोडक्शन हाउसेस ने अक्टूबर के दौरान उच्च न्यायालय में रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, नविका कुमार और राहुल शिवशंकर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामले में ऐसा कहा गया था कि चैनल्स और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बॉलीवुड और इसके सदस्यों के खिलाफ गैर जिम्मेदार और अपमानजनक टिप्पणी करने या प्रकाशित करने से बचना चाहिए। याचिका के अनुसार ऐसा भी कहा गया था कि इन लोगों ने बॉलीवुड के लिए गंदगी, कचरा, मैला जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। याचिका के अनुसार बॉलीवुड के लिए इस प्रकार की टिप्पणी भी की गई थी। अरब का हर इत्र बॉलीवुड के पेट में मौजूद गंदगी, कूड़े, कचरे और बदबू को हटा नहीं सकता है। टीआरपी घोटाले में शुरुआती एफआईआर इंडिया टुडे के मुद्दे पर की गई थी, न कि अर्नब गोस्वामी के मुद्दे पर। अभी तक अर्नब गोस्वामी और उनके समाचार चैनल को फेक टीआरपी स्कैम वाले मुद्दे पर मुंबई पुलिस निशाना बना रही है। मुंबई पुलिस के डीजीपी परमवीर सिंह ने टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी पर गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि ये चैनल नियमों की अनदेखी करते हुए टीआरपी मीटर से छेड़छाड़ करके ज्यादा व्यूअरशिप दिखा रहा है। इसके बाद हंसा रिसर्च ने इस बात का खुलासा किया था, न कि उसके कर्मचारियों को रिपब्लिक टीवी के विरुद्ध झूठे बयान नहीं देने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने अपने बयान में यह आरोप भी लगाया था कि उन्हें अपने घरों में इंडिया टुडे चैनल देखने के लिए रुपए दिए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इन सारी बातों की अनदेखी करते हुए रिपब्लिक टीवी पर हमला जारी रखा और इंडिया टुडे को नजरअंदाज किया, जिसके चलते मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को काफी अपमान भी झेलना पड़ा।
इस संबंध में बार और बेंच की रिपोर्ट में भी एक हैरान करने वाला खुलासा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जो कंपनी बार्क के बैरोमीटर देखती है, उसने बॉम्बे उच्च न्यायालय में कहा था कि ये मामला मुंबई पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जब से रिहा हुई हैं, तब से लगातार देश के खिलाफ जहर उगल रही हैं। महबूबा की कोशिश जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की है, इसलिए महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। इस बार उन्होंने अपने बयान में युवाओं को शामिल किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के पास हथियार उठाने के अलावा और विकल्प नहीं बचा है। उनका कहना था कि नौकरी नहीं होने की वजह से घाटी के युवा हथियार उठा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और अनुच्छेद 370 हटाकर इसे बांटा गया है, तब से घाटी में आतंकवाद बढ़ रहा है। उनके कार्यकाल में आतंकवाद काफी बढ़ा है। हर गांव से लगभग 10 से 15 युवा एक साथ हथियार उठाकर आतंकवाद की राह स्वीकार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि इस तरह की घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहां के लोगों की आवाज दबाई जा रही है। इस मुद्दे पर महबूबा ने कहा, क्योंकि आपने आम लोगों की आवाज दबाई है, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। यहाँ के युवा सोच रहे हैं कि या तो वह जेल जा सकते हैं या फिर वह हथियार उठा सकते हैं। ऐसे में वह सोचता है कि मरने से बेहतर यही होगा कि वह हथियार उठा लें। लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान और चीन से बातचीत करने का समर्थन किया। दोनों पड़ोसी देशों से संवाद का समर्थन करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर हम चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। पिछले काफी समय से सरकार चीन से निवेदन कर रही है कि वह हमारी जमीनें लौटा दे। इन लोगों ने हमसे हमारा झंडा तक छीन लिया और यहाँ बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है। 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को बेचा गया है। हमारी नौकरियां बेची जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बीजेपी का समय है, कल हमारा समय आएगा। इनका हाल भी ट्रंप की तरह ही होगा। बॉर्डर के रास्ते खुलने ही चाहिए। हमारा झंडा हमें वापस दो। हम चुनाव इकट्ठा लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए गए हैं और इस तरह की ताकतों को दूर करने के लिए हमने हाथ मिलाया। हमसे हमारा अधिकार छीना नहीं जा सकता है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये बयान ठीक उसी दिन आया जब पीएजीडी गठबंधन ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले पर जल्दी सुनवाई को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पीएजीडी जम्मू कश्मीर की कुल 7 मुख्यधारा वाले राजनीतिक दलों का गठबंधन है। इसका गठबंधन 15 अक्टूबर को हुआ था और इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को वापस विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश में भी बेहद लोकप्रिय हैं और यही वजह है कि चुनाव किसी भी राज्य में हो, बीजेपी योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक जरूर बनाती है। बिहार में योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की। अब उनकी रैलियों के नतीजे सबके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में जमकर मेहनत की। उन्होंने लखनऊ और पटना एक कर दिया। एक ही दिन में लखनऊ में कैबिनेट की बैठकें निपटाते और फिर निकल पड़ते बिहार के रण में प्रचार करने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने 6 दिन में ताबड़तोड़ 18 रैलियां की। अगर औसतन देखें तो एक दिन में योगी की 3 रैलियां थी। हालात ये हो चले कि जेडीयू के उम्मीदवार भी अपना प्रचार योगी आदित्यनाथ से करवाने के लिए बेकरार दिखे। बिहार में योगी ने औसतन हर दिन 3 रैलियां की। दिलचस्प बात ये रही कि इन रैलियों में योगी का मैनेजमेंट ऐसा था कि वे यूपी के प्रशासनिक कार्यों में कोई अड़चन नहीं आने देते। 2015 में हुए बिहार चुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में सीएम योगी का फोकस उन्हीं इलाकों पर था जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। पिछले चरण के चुनाव प्रचार में योगी 6 अहम सीटों पर प्रचार करने गए। पालीगंज, तरारी, जमुई, काराकाट, अरवल और रामगढ़, ये सभी सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी के हाथ से निकल चुकी थी और इस बार के नतीजों में इन सीटों का गणित बदल गया है। इसके अलावा जिन विधानसभा सीटों पर योगी प्रचार के लिए पहुंचे थे, उनमें से पूर्णिया, सहरसा, सिवान, गरियाकोठी, भागलपुर, गोविंदगंज, झंझारपुर, दरभंगा में भी योगी के प्रचार ने अपना रंग दिखाया। इन इलाकों में
बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। गोरक्षपीठ का बिहार के कई क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव है और इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल बिहार चुनाव में किया गया। खास तौर पर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार और मिथिलांचल का क्षेत्र, गोरक्षपीठ का खूब प्रभाव यहाँ पर है। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का एक बड़ा मुद्दा था, जिसमें योगी के काम को यूपी के साथ साथ बिहार में भी सराहा गया था। बड़ी संख्या में बिहार के मजदूरों को बॉर्डर तक पहुंचाने का काम योगी सरकार ने किया था। इसकी वजह से वहां लौटे प्रवासी मजदूरों और युवाओं के बीच योगी का जबरदस्त क्रेज है। यूपी के सीएम योगी ने प्रवासी मजदूरों की सफल वापसी करवाकर बिहार समेत तमाम राज्यों को राह दिखाई थी। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में फंसे बिहार के तमाम मजदूरों ने योगी सरकार का उदाहरण देते हुए नीतीश सरकार से बिहार वापसी की मांग की थी और यही वजह है कि योगी की लोकप्रियता का ग्राफ यूपी समेत आसपास के राज्यों में भी बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी ने गुजरात में कांग्रेस को ऐसी चोट पहुंचाई जिसका दर्द सालों तक उसे सहना पड़ेगा। बीजेपी ने राज्य में 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में सारी सीटें जीत लीं। गुजरात में कांग्रेस की प्रतिष्ठा का चुनाव हुआ था क्योंकि सारी सीटें कांग्रेस की ही थीं। इनमें तो कई ऐसी सीटें थी जहां से कांग्रेस लगातार जीत दर्ज करती रही थी, लेकिन विजय रूपाणी और नितिन पटेल की जोड़ी ने कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया। बीजेपी को मिली इस बड़ी जीत के बाद सीएम विजय रूपाणी ने कहा, चुनाव में सभी 8 सीटों पर जीत एक ट्रेलर है। अभी बीजेपी आगामी पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव तथा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करेगी। रूपाणी ने कहा, उपचुनाव में कांग्रेस की हार उसकी नाव में आखिरी कील साबित होगी। रूपाणी ने कहा कि कांग्रेस समाज में अफवाह फैलाकर चुनाव में फायदा लेने की कोशिश करती है, लेकिन गुजरात की जनता ने उनको सफल नहीं होने दिया। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा, जनता ने सरकार के काम पर विश्वास जताते हुए उपचुनाव में सभी 8 सीटों पर जीत दिलाई है। नामांकन के बाद से ही बीजेपी प्रत्याशियों की जीत तय थी। गुजरात में कांग्रेस का अस्तित्व संकट में है। कांग्रेस नेता गलत बयानी करके सरकार और बीजेपी नेताओं को बदनाम करने का विफल प्रयास करते हैं। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 उम्मीदवारों को निर्णायक जीत दिलाकर बीजेपी के काम पर अपनी मुहर लगा दी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और गुजरात की विजय रूपाणी सरकार जनता के हित के लिए काम करती है। गुजरात की जनता ने जन कल्याणकारी कामों पर अपना भरोसा जताया। कांग्रेस से इस्तीफा देकर अब डासा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह जीत गए। यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। दूसरे नंबर पर निर्दलीय हनीफ पडियार रहे। गुजरात के वरिष्ठ नेता और प्रजाशक्ति दल के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने हनीफ परिवार को अपना समर्थन दिया था। कांग्रेस ने हनीफ के उनके समर्थन में बैठ जाने की अफवाह चलाई थी, लेकिन वो सब बेकार हो गया और कांग्रेस को अपनी इस परंपरागत सीट पर भी जोरदार झटका लगा। कांग्रेस लगातार इस सीट पर चुनाव जीतती आ रही थी। राज्यसभा सदस्य और बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल खुद इस सीट से एक बार चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने इस सीट पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हुए अपने क्षेत्रीय नेताओं और युवा मोर्चा के नेताओं को काम पर लगा दिया था, ताकि अपने प्रत्याशी को इस सीट पर जीत दिलाने के साथ साथ कांग्रेस को उसकी मजबूत सीट पर हराया जा सके। कांग्रेस इस सीट पर तीसरे स्थान पर चली गई। उनके प्रत्याशी शांतिलाल संघाणी को निर्दलीय हनीफ पडियार से भी कम मत मिले। बीजेपी को मिली जीत के बाद उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं और गांधीनगर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जीत का जोरदार जश्न मनाया गया। मुंबई में बैठकर लंबी लंबी फेंकने वाली शिवसेना के होश ठिकाने लग गए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने बड़े बड़े दावे किए थे कि भूमि पुत्र का मुद्दा भी उठाया था, लेकिन जब नतीजे आए तो शिवसेना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। शिवसेना के 22 में से 21 उम्मीदवारों को तो नोटा से भी कम वोट मिले। मतलब कि शिवसेना बिहार में वोट कटुआ तक नहीं बन पाई।
पीएम मोदी और बीजेपी को चुनौती देने वाली शिवसेना को बिहार के लोगों ने जो सबक सिखाया है, इसका असर बीएमसी के चुनावों में भी दिखेगा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। लॉकडाउन के दौरान शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाअघाड़ी सरकार ने प्रवासियों के साथ जैसा सलूक किया, उसका नतीजा इन प्रत्याशियों को बीएमसी के चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस, आरजेडी, शिवसेना और कम्युनिस्ट पार्टियों के दुष्प्रचार के बावजूद पीएम मोदी की छवि बरकरार रही। बिहार ही नहीं, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। गुजरात की सभी 8 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। यूपी में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जलवा कायम रहा। मतलब कि जिस कांग्रेस के भरोसे शिवसेना इन दिनों उछल रही है, उस कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है। बीजेपी पहली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बन पाएंगे? पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक सब ये कह चुके हैं कि नंबर कुछ भी आए, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सपनों में ऐसी आग लगाई कि उनकी पार्टी बिहार में तीसरे नंबर पर सिमट गई। इसलिए एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि बिहार का नया सीएम कौन होगा, क्योंकि नतीजों में पिछड़ने के संकेत साफ हैं कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को सीएम पद पर नहीं देखना चाहती। अपने वादे के मुताबिक बीजेपी नीतीश को सीएम की कुर्सी ऑफर करेगी। ये जनादेश का अपमान करना हो सकता है। इसलिए बीजेपी भी हालात भांप कर बयान दे रही है। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अभी तो मैं यही कहूंगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बाद में क्या हालात बनते हैं वो देखेंगे। विजयवर्गीय का बयान एक इशारा है कि बीजेपी बिहार में सरकार का नया मुखिया भी तय कर सकती है। बीजेपी नेता विजयवर्गीय ने कहा कि काम नीतीश जी का बहुत अच्छा था, लेकिन दुष्प्रचार के कारण जेडीयू का थोड़ा सा वोट जरूर कम हुआ। मोदी जी का जादू है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि जो रुझान आ रहे हैं, नतीजे आए हैं, वो मोदी का असर है। बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना काल में बिहार लौटे लोगों में बेरोजगारी और बाढ़ के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति लोगों में नाराजगी थी। इसके अलावा सीएम नीतीश के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी काम कर रहा था और इसी नाराजगी को भांपकर चिराग पासवान ने पाला बदल लिया और वे एनडीए से अलग हो गए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में एंट्री हुई और रैलियों में दमदार तरीके से गठबंधन की बात रखी गई। पीएम मोदी ने अपने आखिरी बिहार दौरे में की गई रैलियों में महिलाओं को विशेष रूप से वोट देने की अपील की थी। पीएम अपनी सभी रैलियों में महिलाओं को केंद्र और राज्य की ओर से दी गई योजनाओं का जिक्र करते रहे। पीएम ने छठ पूजा का जिक्र करते हुए कहा था कि बिहार की मां पूजा की तैयारी करें, उनका दिल्ली में बैठा बेटा सारी चिंताएं दूर करेगा। पीएम मोदी की इन्हीं अपीलों को देखकर एनडीए के नेता लगातार कह रहे थे कि वे जीतेंगे, जो अब सही साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस का फ्लॉप शो जारी है। बिहार विधानसभा और कई राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि कांग्रेस ने अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा और उसका इरादा ऐसा कुछ करने का है भी नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस ने पहले तेजस्वी यादव पर दबाव बनाकर 70 सीटें ली थी और बाकी का काम राहुल गांधी ने अपने भाषणों से कर दिया। बिहार ही नहीं, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने बेहद खराब प्रदर्शन किया। नतीजों के बाद राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है और कितना बीजेपी को। 2015 के चुनावों में कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन के तहत 41 सीटों पर चुनाव लड़ी और 27 सीटें जीती। लेकिन 70 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अपना पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। कांग्रेस को जो सीटें मिली वो भी आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियों के वोट ट्रांसफर होने की वजह से, नहीं तो अपने दम पर कांग्रेस की संख्या इकाई में ही सिमट जाती। 2010 में कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 4 सीटें ही मिल सकी थीं। वहीं साल 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए, एक बार फरवरी में और फिर एक बार विधानसभा भंग होने की वजह से दोबारा अक्टूबर में चुनाव हुए। फरवरी में कांग्रेस 84 सीटों पर चुनाव लड़ी, सिर्फ 10 पर जीत पाई। अक्टूबर में 51 सीटों पर लड़कर 9 सीटें ही मिली। साल 2000 में चुनाव के समय बिहार अविभाजित था और मौजूदा झारखंड भी उसका हिस्सा था। तब कांग्रेस ने 324 सीटों पर लड़कर 23 सीटें जीती थीं।
वहीं इससे पहले 1995 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 320 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 29 सीटें हासिल की। 1990 में कांग्रेस ने 323 में से 71 सीटें जीती थीं। 1985 में विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने 323 में से 196 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। ये अंतिम मौका था जब कांग्रेस ने बिहार में बहुमत हासिल किया। इस बात को 35 साल गुजर चुके हैं और उसका गया दौर कभी वापस लौटा नहीं। तब से लेकर अब तक कांग्रेस बिहार में अपना अस्तित्व ही तलाशती रही। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की स्पष्ट वजह है चुनाव से पहले की लचर तैयारी। सभी को दिख रहा था कि कांग्रेस की तैयारी पूरे राज्य में कहीं नहीं थी। संगठन के स्तर पर पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं थी। पार्टी के पास ऐसे उम्मीदवार थे ही नहीं जो मजबूती से लड़ सके। गठबंधन में 70 सीटें लेने वाली कांग्रेस 40 उम्मीदवार मैदान में उतारते उतारते हांफने लगी। ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस को महागठबंधन में आने का फायदा मिला, लेकिन क्या महागठबंधन को कांग्रेस को साथ लेने का फायदा हुआ? ऐसा पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी ने कांग्रेस को गठबंधन की 70 सीटें देकर गलती की? माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रति तेजस्वी ने उदारता दिखाई, जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। तेजस्वी को अब लग रहा होगा कि कांग्रेस को 70 सीटें देकर उनसे बहुत बड़ी भूल हुई। असल में कांग्रेस के नेतृत्व ने तेजस्वी यादव पर गठबंधन में 70 सीटें देने का दबाव बनाया और ऐसा न करने की स्थिति में गठबंधन से अलग होने की चेतावनी भी दी। अगर कांग्रेस गठबंधन से अलग हो गई होती तो तेजस्वी के लिए और भी खराब स्थिति हो सकती थी। तेजस्वी के पास बहुत ज्यादा विकल्प थे नहीं। बिहार में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की एक बड़ी वजह केंद्रीय नेतृत्व का कमजोर होना भी है। कांग्रेस साल 2014 के बाद से केंद्रीय सत्ता के बाहर है और पार्टी पर केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ भी कमजोर हुई है। मंडल आयोग, भागलपुर दंगे और मंदिर आंदोलन का विपरीत असर कांग्रेस पर पड़ा। कांग्रेस ने मंडल आयोग का समर्थन नहीं किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस बिहार में कमजोर हुई और लालू मजबूत। वहीं मंदिर आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया और इसका भी खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।